सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, बर्दाश्त एक ऐसी खूबी है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन इंसानी फितरत में बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बर्दाश्त की बदौलत इंसान हद से ज़्यादा आगे जाने से पहले रुक जाता है। बर्दाश्त की वजह से इंसान बड़ी से बड़ी कह लें कि नाकामी का सामना करके कामयाबी की जानिब अपना सफ़र जारी भी रखता है और बर्दाश्त की ही बदौलत कई बड़े वाक़यात होने से यकीन जानिए बच जाते हैं। लोग दस्तों गिरेबान होने से बच जाते हैं। ख़ासकर बर्दाश्त का अंसर हुक्मरानों में लाजमी होना चाहिए, हुक्मरानों में लाजमी होना चाहिए। ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसी से कहा था कि मेरी ज़िंदगी बस 2.5 दिन है। पूछने वाले ने पूछा, बादशाह इस बात से आपका मतलब क्या है? तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं समरकंद से अफ़गानिस्तान भाग रहा था, रास्ते में थकावट हुई, मैंने घोड़ा बांधा और दरख्त के नीचे सो गया। अचानक मुझे अपना जिस्म किसी चीज़ में जकड़ा हुआ महसूस हुआ। आंख खुली तो पता चला कि एक बहुत बड़े अजदहे ने मुझे दबोच रखा है और निगलने की तैयारी में है। मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं या फिर ज़िंदगी के लिए लड़ूं। तो मैंने क्या सोचा कि लड़ता हूं। मैंने लड़ना शुरू किया। अजदा ताकतवर था और मैं कमज़ोर। सारा दिन उसके साथ लड़ता रहा और बेलाखिर जीत गया। मैंने उसे मार दिया और उस दिन को मैं ज़िंदगी का एक दिन समझता हूँ। ज़िंदगी का दूसरा दिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। मेरे जिस्म पर खारिश के मरज़ ने हमला कर दिया। खारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं कपड़े भी नहीं पहन सकता था। सारा दिन जिस्म पर मालिश करके धूप में लेटा रहता। जब मेरे दुश्मन शिबानी खान को मेरी बीमारी का पता चला तो वो इयादत के लिए आ गया। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे बीमारी के आलम में बुरा ना देखे, इसलिए मैंने मजबूरन शाही लिबास पहन लिया और उसका इस्तकबाल किया। वो मेरे साथ सारा दिन रहा। मेरे पूरे जिस्म पर खारिश होती रही। मुझे लगता था मैंने अंगारों से भरा लिबास पहन रखा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने जिस्म के किसी हिस्से पर अपने दुश्मन के सामने खारिश नहीं की। जैसे वो महल से निकला मैंने फ़ौरन कपड़े उतार दिए और मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो मेरी ज़िंदगी का दूसरा दिन था। पूछने वाले ने बाबर से पूछा कि आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2.5 दिन है, तो 2 दिन तो आपने बता दिए, अब जो बचा आधा दिन वो कौन सा दिन है? तो जवाब आया कि मेरी सारी फतूहात और बादशाहत सिर्फ आधे दिन के बराबर है। बाबर के इस फॉर्मूले के मुताबिक किसी भी हुक्मरान की ज़िंदगी में इक़्तिदार की हैसियत आधे दिन से ज़्यादा की नहीं होती। बाकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त है जो हुक्मरानों का असासा होती है। आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप अगर अपनी सोच, अपने फ़ैसलों, अपनी नफ़रत, अपनी ख़्वाहिश और अपनी पसंद को दूसरों से छुपा नहीं सकते तो फिर आप हुकूमत के काबिल होते ही नहीं। आप फिर आम आदमी से भी कमज़ोर हैं। बर्दाश्त माशरे में मौजूद अफराद में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक तो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन माशरा जिनके हाथों में हमारा माशरा हो, बर्दाश्त उनकी मिरास होनी चाहिए। उनमें तो नॉर्मल से भी ज़्यादा होनी चाहिए या उनके खून में बर्दाश्त शामिल होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तब बनते हैं आइडियल माशरे। लेकिन हमारे माशरे में क्या हो रहा है? अब ज़रा सोचें। हमारे माशरे में जिसके पास इक़्तिदार होता है या रहा, वही सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार रहा। यहाँ इक़्तिदार हासिल करने से पहले और इक़्तिदार हासिल करने के बाद हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ने ही अदम बर्दाश्त का खुल कर मुजाहिरा किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। इस कौम पर 30 साल हुक्मरानी करने वालों की बर्दाश्त का हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद देखते रह जाएंगे। इक़्तिदार से पहले ज़रा देखिए, पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। नवाज शरीफ ने सिर्फ यहीं तक बस नहीं किया था, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी भी की गई। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये। नवाज शरीफ की मंजिल इक़्तिदार थी और इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में उन्होंने अपने वोटर और इस माशरे में नफ़रत का जो बीज बोया, उसकी फसल आने वाली नस्लों ने भी काटी। नवाज शरीफ ने इस मुल्क का हाकिम बनना था, चले जी बन गए।
और काफ़ी तवील अरसे इस मुल्क पर हुकूमत भी की, चलें कर ली, लेकिन इसके लिए नवाज शरीफ ने जो अदम बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार किया उसको नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ का ये बयान हुकूमत में आने से पहले का था। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ हुकूमत में आने के बाद ही हाकिमों वाली आदात इख्तियार कर लेते, अंदाज अपने मस्बत ले आते, मस्बत अंदाज इख्तियार कर लेते, अपने एटीट्यूड चेंज कर लेते, पॉजिटिव कर लेते, खुद पर तनकीद तहम्मुल से बर्दाश्त करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो क्या ये नवाज शरीफ होते? नवाज शरीफ का ये रवैया जूं का तू रहा। नवंबर 1993 जब पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में अदालत के कमरा नंबर 1 में उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात की समाअत कर रहा था। समाअत इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी थी और उम्मीद की जा रही थी कि आज अदालत मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाली है। अदालत में मौजूद विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कमरा अदालत से बाहर जाने की इजाज़त चाही। जो ही अदालत ने ख्वाजा आसिफ को अदालत से जाने की इजाज़त दी, उसके चंद ही लम्हों बाद सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से शोर बुलंद होना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि कुछ लोग अदालत की इमारत के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द ही ये आवाज़ें कोर्ट नंबर 1 के करीब तर आ गई। जज अदालत से निकलने के चंद मिनट बाद सेनेटर सैफुर रहमान की क़यादत में एक मुश्तल हुजूम अदालत में दाखिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाकर मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनमें बुर्दबार हाकिमों वाली खुसूसियात हैं ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी क्योंकि हैं ही नहीं। एक और क्लिप देखिए ज़रा। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ को जितनी बार इक़्तिदार मिला वो माजी की गलतियों से सबक सीखते, लेकिन उन्होंने इसी अदम बर्दाश्त के साथ अपना सियासी सफ़र जारी रखा। नवाज शरीफ जो भी हैं, इस मुल्क के 3 बार एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म तो रह चुके हैं, इस मुल्क और कौम के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने इस जारहाना रवैये को तर्क नहीं किया, बल्कि अफसोस के साथ कहूँगी कि मज़ीद बढ़ता गया ये रवैया। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद ये अदम बर्दाश्त का अंसर ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनके कारकुनों में भी हमने देखा कि दिखाई दिया। ज़रा देखिए, माशरे के हाकिम का ये हाल होगा कि वो अपने मुखालिफ की मुखालिफत में हर हद पार कर जाएगा, तो फिर इस माशरे में ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जो हम देखते आ रहे हैं। जिस हाकिम में बर्दाश्त नहीं होगी वो कैसे अपने माशरे में पहले अदम बर्दाश्त के कल्चर को ख़त्म कर सकेगा। इसी वजह से कभी किसी को तौहीन मज़हब के नाम पर कत्ल किया गया, किसी को मामूली तनाज़े पर गोली मार दी गई, रिश्ते से इनकार पर लड़की के मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया गया, गरीब की गाय किसी अमीर के फार्म हाउस में दाखिल होने के जुर्म में उस गरीब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कभी नन्ही मुलाजिमा को बेदर्दी से मारा गया। इस अदम बर्दाश्त के कल्चर ने कई मासूमों की जान ले ली, कई बेगुनाहों को मार दिया, लेकिन इसमें कसूर किसका है, ये है बड़ा सवाल। हर वाक़ये की एक वजह होती है, हम वाक़या तो डिस्कस करते हैं लेकिन वजह तक हम नहीं पहुंच पाते कि वो शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह ये लोग हैं जो हम पर हुकूमत करते रहे और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठकर या फिर अपोजिशन में होकर अदम बर्दाश्त की एग्जाम्पल सेट करते रहे, मिसालें कायम करते रहे और माशरे ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये अदम बर्दाश्त को अललान फ़रोग देते रहे बड़ी कुर्सियों पर बैठ के। नवाज शरीफ का मसला इमरान खान, आसिफ जरदारी, फ़ौज या अदालतें थीं, उन्होंने उनके खिलाफ अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। एक आम आदमी का मसला जो होगा वो उसके खिलाफ अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेगा। सिंपल फार्मूला इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। 15 साल के बच्चे रेहान को 6000 चुराने पर मार दिया गया। ये वो फसल है जिसका बीज मेरे और आपके हुक्मरान होते हैं और काटता कौन है, मुआशरा। इस मुल्क में बहुत शोर किया जाता है, पार्लियामेंट मुकद्दस है, पार्लियामेंट मुकद्दस है, पार्लियामेंट सबसे पहले है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्या कभी पूछा है कि क्यों है, क्यों पार्लियामेंट सुप्रीम है? किसी भी घर की पहचान उस घर में रहने वालों से होती है, ऐसा ही है। तो यकीनी तौर पर इस पार्लियामेंट की पहचान भी इसमें मौजूद अरकान की वजह से होगी। अब इस मुकद्दस पार्लियामेंट में मौजूद अरकान को भी ज़रा देख लेते हैं कि किस किस तरह के लोग हैं। देखिए ज़रा, ये अदम बर्दाश्त, ये ज़ाती हमले, ये दस्तों गिरेबान होते हुए अफराद, ये हैं हमारे मुकद्दस पार्लियामेंट के तर्जुमान, जिन्होंने इस मुआशरे को एक आइडियल मुआशरा बनाना था। मैं क्या कह रही हूँ, बनाना था, बना नहीं सके। नालायक, फ्लॉप कह दूँ तो गलत नहीं होगा।
ये है हमारे पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। अब इनके अंदाज को आप ज़रा देखिए, आपने देखा भी होगा और आए दिन देखते हैं आप। इनके रवैयों को देखिए, गौर कीजिए और फिर अपने मुआशरे में होने वाले उन वाक़यात को देखिए जिनका रोना मैं और आप आए दिन रोते हैं। क्या वो इनसे मिलते जुलते नहीं आपको दिखाई देंगे या अलग दिखाई देंगे? बिल्कुल मिलते जुलते दिखाई देंगे। सीखे ही यहाँ से, मिसाल इन्होंने कायम की और मुआशरे ने उसको फॉलो किया, मुआशरा उसको फॉलो कर रहा है। अब इनका बस जहाँ चलता है ये लोग वहाँ वो कर लेते जो इनका बस चलता है। एक आम आदमी का अब जहाँ बस चलता है वो वहाँ अपने दिल की भड़ास, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है। ये रवैया, ये एटीट्यूड इस मुआशरे ने अपने हुक्मरान से ही अडॉप्ट किया। मैं अल्लाह ये बात कहती हूँ। हमारी मौजूदा हुकूमत को ले लेते हैं, इमरान खान साहब, उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मालूम है क्या है? वो जब ऑपोजिशन में थे तब तो थे ही ऑपोजिशन में, लेकिन वो हुकूमत में आने के बाद ऑपोजिशन में। समझ आई आपको मेरी बात? उनके बयानात, अच्छा मैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के मंसूबों से ज़्यादा मुखालिफिन पर हम देखते हैं कि तनकीद। ये नहीं कहेंगे कि मैं पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो भी करना चाह रहे हैं, हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मुखालिफिन पे तनकीद करना वो नहीं भूलते। उनको जेल में डालना, उनकी करप्शन बताना, एक एक बंदे को करप्ट कहना, चोर कहना, डाकू कहना, ओए तुम चोर, तुम डाकू, इसकी चोरी ये, उसने इस पर डाका डाला, वो फला करप्ट, वो ज़्यादा करप्ट, इसके करप्शन में उतने नंबर, उसके करप्शन में उतने नंबर, ये चल रहा है। ये ज़रा क्लिप देख लीजिए। ये वो बयानात हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया था, ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई थी, एहसन इकबाल को गोली मारने की कोशिश की गई थी। सच है, कड़वा भी होगा, लेकिन सुनिए। क्योंकि जब मुआशरे को चलाने वाला कौम का सरबराह अपने मुखालिफिन के खिलाफ शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करेगा, ऐसा एटीट्यूड इख्तियार करेगा, तो फिर सोचिए मुआशरे में क्या अदम बर्दाश्त नहीं पैदा होगी? पैदा होगी और बढ़ती चली जाएगी। रोकना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कौमें बनती हैं किरदार से। इमरान खान कहते हैं कि इंसानों पर पैसा लगाना चाहिए ना कि मंसूबों पर। बेशक मैं भी यही कहती हूँ, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। मैं भी यही कहती हूँ कि कौम पर इन्वेस्ट करें, लेकिन इखलाकी तौर पर कौम पर किसने इन्वेस्ट किया? इखलाकी तौर पर आप लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया? दिल पर हाथ रखिए और बताइए। चलें अकेले में बैठ के सोच लीजिए कि फिजा जो पूछ रही है जवाब क्या आप लोगों का, लोगों के सामने तो आप मानेंगे नहीं। झूठी इज्जत आपकी जो खराब होती है आपको दिखाई देगी। जब आप टीवी पर आकर रियासती इदारों के खिलाफ गालियां निकालेंगे, फौज पर तनकीद करेंगे, अदालतों पर हमले करेंगे, किसी सियासी मुखालिफ की माँ बहन और बेटी के बारे में इखलाक से गिरी हुई बातें करेंगे, तो फिर कौम पर जितना चाहे पैसा खर्च कर दें, आप सब से मुखातिब हूं मैं, आप सब कौम पर जितना मर्जी पैसा खर्च कर दें, जिसकी भी हुकूमत हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स। सियासत को गिलाजत से पाक करना भी सियासतदान की जिम्मेदारी है। हमने नहीं आके करना, हम सियासतदान नहीं है, आप हैं। आप करें सही अपने आप को, अपने रास्ते को, अपने एटीट्यूड को, अपने अमाल को प्रैक्टिकली मिसालें कायम करें। बस कर दें अब ये। और हमारी सियासत में जो सबसे बड़ी गिलाजत है वो अदम बर्दाश्त है। बस कर देना, हो जाए बड़े आप लोग भी। उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, यहां से बच्चे हैं सारे। हम कानून भी बन जाते हैं, अदालत भी बन जाते हैं, हम जज भी बन जाते हैं। किसी को गद्दार कह देना, किसी को मुल्क दुश्मन कह देना। पता है गद्दार का मतलब क्या होता है? किसी को गद्दार कह देना बहुत बड़ी बात है। किसी पर जाती हमला कर देना, ये सब हमारे हुक्मरानों की खुसूसियात हैं, कूट कूट के भरी हुई हैं इनके अंदर। और बदकिस्मती की बात है, ये बीमारी हर जमात में शामिल है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो पॉलिटिशियंस की है ना, उनमें ये खुसूसियत कूट कूट कर भरी हुई है। एक नफीस जमात के नफीस कारकुन, उनकी ज़रा गुफ्तगू देखिए। ये उर्दू बोलने वालों के तर्जुमान हैं, वो उर्दू बोलने वाले जिनकी नफासत का अगर मैं कह दूँ कोई सानी नहीं है, तो आप समझदार है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये उनके बेख्तियार बेबस तर्जुमान है। ये वो तरगीब है जो इस कौम के जमहूरी नुमाइंदे इस कौम को दे रहे हैं, और फिर तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुआशरे में अमन कायम होगा। कैसे, ज़रा ये भी समझा दें भाई। अगर आप लोग इस तरह कहेंगे कि भाई अमन कायम होगा, आप लोग ऐसे रवैये दिखाएंगे, आप लोग ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे और मुआशरे में अमन ही अमन होगा, आपके मुंह से आग, आप उगलते हुए अल्फाज बरसा रहे होंगे, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, जिसको देखें दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, जिसको देखें दूसरे की किरदार कुशी कर, जिसको देखें बस नहीं चलता, हाथ में ईंट और पत्थर उठाने की देर है कि सामने वाले का सर ही फोड़ दें।
लहू लुहान कर दें उसका सर फोड़ने के बाद, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जो आवाम है जो आपसे सीख रही है, जब हम सुनते हैं ना हम एब्जॉर्ब करते हैं। सुने ज़रा, 2 महीने किसी को सुने, 2 महीने बाद वैसे ही होंगे आप। सुनकर आप एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जब आपके बोलने का वक्त आता है तो आपके अंदर से वो सुना हुआ जो आपने जज्ब किया होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। नफ्सियात है इंसान की ये। आप जैसे लोगों को जब सुना जाता है तो फिर जो लोगों के मुंह में से जहर निकल रहा है वो कहाँ से निकलेगा? आप लोगों के सुने से निकलेगा। फिर आप एक्सपेक्ट करें कि खुद आप आग उगलें और सामने वाले के मुंह से फूल झड़ें। इट्स इम्पॉसिबल। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? ये नहीं हो सकता। नफरत का बीज बोकर आप मोहब्बत की फसल काश्त कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। ये अदम बर्दाश्त जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, इसका खात्मा क्या जरूरी नहीं है? मैं आप तमाम लोगों से पूछती हूँ, इसका खात्मा बहुत जरूरी है, वक्त की अशद जरूरत है, क्योंकि इस अदम बर्दाश्त ने कई जिंदगियों के चिराग गुल किए हैं। इसी अदम बर्दाश्त की वजह से कितने ही घरों में सफ़े मातम बच चुकी है, सफ़े मातम बित चुकी है। आप लोग इनकार नहीं कर सकते, फैक्ट से बात करती हूं मैं। इसी अदम बर्दाश्त ने कई बेगुनाहों की जिंदगियां छीनी है। नहीं छीनी क्या? और कौन है रिस्पॉन्सिबल? इनको शर्म तक नहीं आती। माशरे में होने वाले ये वाकयात कोई अनहोनी नहीं है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये कि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये वाकयात हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बल्कि ये इस रवैये का अक्स है जिसको मुतारिफ हमारे इन्हीं सो कॉल्ड बहुत ग्रेसफुल पॉलिटिशियंस ने इनको मुतारिफ करवाया था। पढ़े लिखे सियासतदान, क्या कहूँ, पढ़े लिखे कहूँ या लिखे पढ़े कहूँ। कितनी बदकिस्मती की बात है। डॉक्टर बनने के लिए कई साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हाउस जॉब। जब तमाम कोर्सेज कर लेता है इंसान और यकीन हो जाता है कि वो अपने काम में माहिर है, परफेक्ट है, तब उसे डॉक्टर माना जाता है। पायलट बनने से पहले भी अगर हम देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ने के साथ साथ सीखना पड़ता है। सालों बाद जाकर इंसान पायलट बनता है। जहाज़ उड़ाने की इजाज़त उसे तब मिलती है जब यकीन हो जाता है कि वो जहाज़ उड़ाने के काबिल है। इंजीनियर बनने के लिए भी बहुत लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, तजर्बात, इम्तहानात। जब इन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता है इंसान, तब जाकर वो इंजीनियर कहलाता है। लेकिन पूरी कौम का हाकिम बनने वाले उम्मीदवारों में बर्दाश्त है ही नहीं, ये एलिमेंट है ही नहीं। उनकी इतनी सियासी तरबियत भी नहीं होती कि उनको कौम की रहनुमाई करने का मतलब पता हो। कुछ नहीं तो कम अज़ कम ज़हीरुद्दीन बाबर के उस वाक़ये को पढ़कर सियासत में कदम रख लें या हुकूमत में, ताकि आपकी संगीन गलतियों का खमियाजा कम अज़ कम कौम तो ना भुगते। तो मैं सिंपल ये पूछूंगी, कैसे कब तक चलेगा? मेरे ख्याल से वैसे नहीं चलेगा, चलना चाहिए भी नहीं। चेंज करें अपने आप को। अगर पाकिस्तान को तब्दील करना है, खुद को बदलो, फिर बदलेगा पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। अब बात कर लेते हैं खित्ते की। मकबूजा कश्मीर वो मसला जिस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग भी छिड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो उससे 150 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। ज़रा सोचिए कि 150 दिन कितने होते हैं। एक एक दिन अजाब से कम नहीं होगा उन लोगों के लिए। ग़िज़ाई किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, भारतीय फ़ौज का जुल्म अपनी जगह, और कश्मीरी ये सब सहने के बावजूद जब आज बाहर निकले तो पाकिस्तान और इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी की। इमरान खान कौन? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। ये पाकिस्तान से बेसिकली उनकी लगन है। भारत एक जानिब मुसलसल हम देख रहे हैं कि धमकियां दे रहा है, जिसे हम पंजाबी में कहेंगे तड़ियां लगा रहा है, और दूसरी जानिब कश्मीर में दहशतगर्दी भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के हाथ से कश्मीर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी जो खुद भारत का हिस्सा हैं। अब ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी? ये मसला कब हल होगा? तमाम लोग यही सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल रहा। मारूफ तज्जियाकार एनालिस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़फ़र हलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वॉर्म वेलकम। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी, अगर मैं कहूँ कि पहले से ज़्यादा अपने मकसद पर फोकस्ड हो चुके हैं तो गलत नहीं होगा। अब भारत के पास ऐसी सिचुएशन में क्या आखिरी ऑप्शन होगा आपके मुताबिक? उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और वो मानेंगे नहीं। और ख़ास तौर ये हिंदू जो इस वक्त भारत को पकड़ा हुआ है अपने गिरफ्त में, ये नहीं मानेगा। ये सवाल ही नहीं पैदा है। ये तो चाहेगा ये डेथ इज़ बेटर देन हिम, डेथ इज़ बेटर फॉर हिम।
तो मेरा अपना ख्याल ये है जी कि अफसोस से कहना पड़ता है कि ना कोई बातचीत से ये मसला हल होता है। 70 साल से नहीं हुआ है, तो आज हम क्यों सोचें कल या आज या कल जिस हिंदू के गिरफ्त में जो कश्मीर है वो मामला बातचीत से हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हल हो सकता है। जंग जो है का हर इम्कान है, वो कोशिश भी करेगा, वो एक दाव चलेगा, खेल खेलेगा, वो एक उसकी चाल होगी कि जैसे उसने पहले कोशिश की थी कि हमें हालांकि न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा है, फिर भी वो कहेगा आई विल रिस्क इट, और फिर भी वो कोशिश करेगा, और कोशिश उसकी ये होगी और उसका गेम प्लान ये है कि ये कन्वेंशनल आर्म्स तक, ये जो जंग आने वाला है वो कन्वेंशनल आर्म तक रहे, और उसमें हिंदुस्तान की जो ज़्यादा फ़ौज है, 8 गुना ज़्यादा उनका एयरफोर्स नेवी है, 6 गुना ज़्यादा एयरफोर्स है, 4 गुना ज़्यादा 3 या 4 गुना ज़्यादा फ़ौज है, वो उसकी कोशिश ये होगी कि उसको यूटिलाइज़ करके ऐसे इतना हमारा टेरिटरी कैप्चर करे कि जब सीज़ फायर आएगा और जब सीज़ फायर के लिए वो तैयार है, ये अपने लोगों को कह सकेगा कि कश्मीर ज़्यादा ज़मीन मेरे कब्ज़े में है। तो ज़ाहिर है हम उसको ये अलाउ नहीं करेंगे, ना करने देना चाहिए। आखिर हमने जो हमारे पास हथियार हैं वो खिलौने के लिए तो नहीं, उनको देखने के लिए तो नहीं बनाया है, उसको इस्तेमाल के लिए बनाया है, ख़ास तौर हमारे डिफेंस में। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जंग होगा, और हर सूरत में हम मूडी को शिकस्त से शिकस्त नहीं खाएंगे। व्हाटएवर इट टेक्स, जो भी हुआ उसकी हिंदुस्तान को हम ये परमिट नहीं करेंगे कि हमारे खिलाफ उनकी बेहतरी हो या उनका पल्ला भारी हो। अच्छा ज़फ़र हिलाली साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इंडिया की जानिब से जब भी बात की जाती है वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। एक तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि अटूट अंग में बसने वालों की अंग अंग पर गोलियां ये कैसे चला लेते हैं, यानी इनके कॉल और फेल में खुला खुला तजाद है। दूसरी चीज़ ये कि भारत के अपने अंदर जो अक़लियतें सफ़र कर रही हैं, इंग्लिश वाला सफ़र, और अनकरीब मुझे 1947 की तरह उर्दू वाला सफ़र भी नज़र आता है, वो लोग सरापा एहतजाज है, यानी अपने अंदर की अक़लियतें इनसे संभाली नहीं जाती हैं, और कश्मीर को ये अटूट अंग कहते हैं। ये इनकी मुझे बात समझ नहीं आती। फिर साथ इतनी डिटाई के साथ खुद को सेकुलर इंडिया कहते हैं। सेकुलर का इनको मतलब पता है कि सेकुलर होता क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, मगर इसको मानना पड़ेगा कि मूडी जो है वो बता रहा है दुनिया को कि हम हिंदुस्तान है। वाकई ये हिंदुस्तान है, ये सेक्युलर इंडिया नहीं रहा। और जिस तरीके से मुसलमानों को मार रहे हैं हर बहाने पे, बिल्कुल इट इज़ हिंदुत्व, बिगेटेड, एक्सट्रीमिस्ट, और ज़फ़र साहब सिखों को भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारा और कोई जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। ठीक, वैसे अगर आप मुझे पूछें तो मौजूदा हुकूमत भी लगा हुआ है, हालांकि सिख जो हैं वो बियर्डेड हिंदूज हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, पीछे गवर्नमेंट की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कश्मीर के लिए जो उनकी कोशिशें? मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप मौजूदा हुकूमत की बात करें, अगर हम बात करें खासतौर पर खान साहब के रोल की बात करें, आपको कैसा लगता है कि कश्मीर के लिए जो कोशिशें की गई उससे आप कितने मुतमईन हैं? यानी बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि अभी भी कोशिशें नहीं की गई, या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुकदमा अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल ये है कि जितना इमरान खान ने कश्मीर कॉज को प्रोजेक्ट किया है, जितना उसने स्किलफुली प्रोजेक्ट किया है, डिप्लोमेटिकली और हर फोरम में प्रोजेक्ट किया है, मेरे ख्याल में ये बेमिसाल है। और इसलिए कश्मीरी जो हैं उसके साथ खड़े, उनको इतना ट्रिब्यूट कर देते हैं, इतना उनको चाहते हैं। ज़बरदस्त उसका ये है। देखिए, मानना पड़ेगा
जो इमरान खान ने प्रोजेक्ट किया है कश्मीर को, उसको जिस तरीके से उसने वाज़ेह कर दिया है कि मोदी एक फैशिस्ट है, एक हिटलर क्लोन है, उसके चाल और हरकतें वही है जो फैशिज्म है कि, तो मेरे ख्याल में कि ही कुड नॉट हैव डन बेटर। मगर साथ साथ मैं समझता हूँ अब एक चीज़ बाकी है जो हमें सोचना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हम कश्मीरियों को डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट करते हैं जी, और हर किस्म का, मगर अब हमें सोचना चाहिए कि उनके जंग में अभी हम फ्रैंकली मटेरियल सपोर्ट देना चाहिए। जैसे उन्होंने मुफ्ती बहीनी को हमारे खिलाफ अपने लोगों को भेजा, ये आरएसएस के गैंग मुफ्ती बहीनी के शक्ल में बंगाल गए और उनके साथ हमारे खिलाफ लड़ा। अब हमें सोचना चाहिए कि ये एक लिबरेशन स्ट्रगल है जिसमें ना सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट और मॉरल, हमें मटेरियल सपोर्ट देना चाहिए और एक दिन इंशाअल्लाह वो भी आएगा। इसलिए कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो जंग है और होने वाला है, वो डिटरमिन करेगा कि क्या हम इनके हिंदू के कैदी रहेंगे या हम एक आज़ाद मुल्क होंगे। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे इतना अरसा, मरात लीं, जो आई की ऐसी की ठंडी हवाएं लीं, नींदें भी लीं बहुत ज़्यादा, ख्वाब भी लिए होंगे जो कभी पूरे नहीं हुए होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस मुंह से इल्ज़ाम लगा देते हैं इमरान खान साहब पे कि जी इमरान खान साहब ने या पीछे गवर्नमेंट जब से आई इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया। कैसे? तौबा इस्तग़फ़ार। देखिए, मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और सिक्योरिटी था 1993 से लेके 96 तक, जब मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के हेड है। मैं आपको बताना चाहता था कि हम तो अपना मुंह छुपा रहे थे जब ये बाहर मुल्कों में जाते थे। इन्होंने क्या किया, क्या प्रोजेक्शन की कश्मीर कोर्स की। इन्होंने तो वो टूर्स थे, उनके लिए टूरिस्ट विजिट्स थे। ये तो तौबा करें जी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस पैसे कमाए हैं। पता नहीं कैसे ये लोग ऐसे कुछ नहीं किया, बस पैसे कमाए। मुझे समझ नहीं आती है। और जफर साहब एक और काम किया कि ढिठाई के साथ दूसरों पे